लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या चीज है। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि हम लोग जब असिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा जो कि एफ ऑफ एन, ग्रोथ ऑफ फंक्शन बेसिकली, जो कि, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एन जो है वो इनपुट का साइज था कि जिस तरह इनपुट का साइज इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह फंक्शन का टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कल रीड की थी, कल पढ़ी थी हम लोगों ने, इस चीज के बारे में पढ़ा। तो आज जो है हम लोग इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे जी, कि अगर हम यानी कि इसको करना चाहे, कोई भी काम इसके ऊपर, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहे, या किसी की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड हो सकती है। तो ये चीजें आज जो है वो हम लोग इंशाल्लाह जो है वो इस चीज को रीड करेंगे कि ये सारा कुछ कैसे है और इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद हमारा इसमें फायदा जो है वो क्या होगा, ये सारा कुछ जो है वो आज हम लोग इंशाल्लाह अपने लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास कल हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास दो तरह के जो है वो एल्गोरिथम होते हैं। कौन से जी? अगर हम एल्गोरिथम को डिवाइड करें दो टाइप में, हमारे पास दो टाइप इसकी बनती हैं। कौन से एल्गोरिथम की टाइप बनती हैं? एक हमारे पास होता है आइटरेटिव, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होता है, रिकर्सिव होता है। ये दो तरह की हमारी टाइप्स हैं एल्गोरिथम की, एक आइटरेटिव होती है, दूसरी रिकर्सिव होती है। आइटरेटिव में क्या है, आइटरेशन, लूप्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल होती है। और रिकर्सिव क्या है, रिकर्सिव बेसिकली कोई भी एक फंक्शन अपने आप को बार बार जो है वो कॉल करता है, कोई भी फंक्शन बार बार अपने आप को ही रिपीट करवाता है, खुद से रिपीट करवाता है, तो रिकर्सिव होता है। तो रिकर्सिव जो है इसमें रिकर्जन का यूज होता है, आइटरेटिव जो है इसमें लूप्स का यूज होता है। तो कोई भी एक ऐसा एल्गोरिथम जिसके अंदर आइटरेशन या रिकर्जन मौजूद ना हो, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा होती है बिग O 1। कोई भी एक फंक्शन जिसके अंदर ना तो रिकर्जन मौजूद हो और ना ही आइटरेशन मौजूद हो, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O 1। लेकिन अगर किसी भी फंक्शन के अंदर रिकर्जन या फिर आइटरेशन जो है वो मौजूद है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी उसी हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी। आज हम जो है वो इन्हीं की आगे एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम जो है वो लिखे हुए हों तो उनकी हम लोग कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उनकी एग्जांपल्स के बारे में आज हम लोग जो है वो बात करें। ये सारा कुछ एक दफा इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक एल्गोरिथम आ गया, स्टार्ट फॉर I is equal to 1 to n, और उसके अंदर कोई भी चीज डिस्प्ले होती है, क्या चीज डिस्प्ले करा है साल के साथ, और ये आ गया। अब ये हमारा एल्गोरिथम आ गया है। अब ये एल्गोरिथम जो है ये कितनी दफा चलेगा, आई कहां से शुरू हो रहा है, 1, कहां तक चलेगा, n तक चलेगा। अब n की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, n की वैल्यू जो है वो यूजर ने बतानी है। n की वैल्यू जो है वो रन टाइम पे डिसाइड होनी है कि कितनी वैल्यू है। n की वैल्यू हमारे पास 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू हमारे पास 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। जितनी भी n की वैल्यू होगी उतनी दफा हमारी ये जो है लूप चलेगी। तो अब ये जितनी दफा ये लूप चलेगी उतनी दफा ही हमारा ये फंक्शन जो है ये डिस्प्ले होगा। ये हमारी जो लाइन है, ये स्टेटमेंट जो है उतनी दफा क्या होगी, उतनी दफा जो है ये डिस्प्ले होगी।
ठीक है। अब ये लूप कितनी दफा चल रही है जी? लूप चल रही है n टाइम्स। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी बिग O, कितनी दफा लूप चली? n टाइम्स, तो बिग O n इसकी कम्प्लेक्सिटी। क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट ही नहीं है इसमें, सर किसकी टाइप है, रिकर्सिव की? रिकर्सिव की नहीं है ये। बेसिकली हम कोई भी एक एल्गोरिथम अगर लिखा हुआ हो और उसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। सही। सर रिकर्सिव और इटरेटिव में क्या फर्क है? रिकर्सिव और आइटरेटिव जो है उसमें जो है ये दोनों एल्गोरिथम की टाइप्स होती हैं जी, ठीक है जी। रिकर्सिव जो होता है उसमें रिकरिजन होती है, अगर कोई भी फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करवा रहा होता है। सही। और ये तो एक ही फंक्शन को, हाँ जी, एक ही फंक्शन बार बार खुद को कॉल करवा रहा है। जैसे ये यहाँ पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दूं, ये हमारा एक फंक्शन जैसे आपने लिखा है ये बार बार रिकॉल करवाएगा, सी मतलब बार बार लिखा जाएगा? नहीं, ये आइटरेटिव है, ये लूप है। इसके अंदर लूप आ जाए वो आइटरेटिव, इसके अंदर रिकर्जन आ जाए वो रिकर्सिव, फंक्शन आ जाए वो। हाँ जी। इस तरह ये फंक्शन है ना, मिसाल के तौर पे a ऑफ n, जी। मैं यहाँ पे जो है वो क्या करता रहा हूं, डिस्प्ले a ऑफ n माइनस 1। जी। अब ये देखो हमारा एक फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन का नाम क्या है a, उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास हो रही है? n पास हो रहा है। अब यहाँ पे डिस्प्ले किसको करवा रहे हैं? फिर उसी फंक्शन को, उसके अंदर एक के कमी करने के बाद जी। तो ये है हमारे पास जो है, ये जो एग्जांपल है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिजन या रिकर्सिव एल्गोरिथम, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेटिव। ओके। हाँ जी। यहाँ पे लूप आ जाए, चाहे वो वाइल है, डू वाइल है, और है, कोई भी जहाँ पे लूप आ जाए वहां पे वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आइटरेटिव। और जहां पे हमारा जो है वो रिकरिजन आ जाए वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है रिकर्सिव। ये दोनों में फर्क है। अगर हमारे पास रिकरिजन या फिर लूप दोनों ना मौजूद हो, ठीक है, तो तब हमारा जो एल्गोरिथम होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O 1 होगी। ओके। हाँ जी, क्योंकि वो कांस्टेंट टाइम में सारा चल रहा होगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टाइम में नहीं चल रहा, यहाँ पे कितने टाइम में चल रहा है? ये n टाइम्स में चल रहा है। n टाइम्स। इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? बिग O n। जी। हाँ जी, क्लियर है ये? तो एक और एल्गोरिथम लिख देते हैं जी। और हमारे पास और int I equals to 1, I less than equals to n, and I plus plus, और int j equals to 1, j less than equals to n, और j प्लस प्लस। इसके अंदर Cout BSCS तो हमारे पास ये एक और एल्गोरिथम आ गया। अब इस एल्गोरिथम में देखें, ये लूप कितनी दफा चलेगी? n टाइम्स। ये लूप भी कितनी दफा चलेगी? n टाइम्स। ये स्टेटमेंट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है इस लूप के ऊपर। और ये लूप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये लूप डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। हालांकि आई के हिसाब से चल नहीं रही, आई पे डिपेंड, तो ये मतलब नहीं है कि जितनी दफा आई चलेगा उतनी दफा नहीं, बल्कि ये है कि अगर आई ट्रू होगी, आई की कंडीशन, तो जे के पास आएगा। उसके बाद
आई की वैल्यू जो है वो जो मर्जी हो, जे ने कितनी दफा चलना है, एन टाइम्स चलना है। अब इसने कितनी दफा चलना है, ये लूप भी एन टाइम्स चलेगी, इसने कितनी दफा चलना है, ये लूप भी एन टाइम्स चलेगी। ठीक है। अब एक किस्म का क्या आ रहा है, एन के अंदर आ रहा है दूसरा एन। क्या चीज है जी, एक एन हमारे पास क्या है, आउटर, आउटर के अंदर इनर फिर से एन आ रहा है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एन की पावर 2। ठीक है ना। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इक्वल एन स्क्वायर। ये होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है। सर अगर पहली लूप चलो फर्ज करें कि हमने चलानी थी 50 तक, हाँ जी। तो फिर क्या होगा कि इसकी? अगर पहली लूप हमारे पास चलेगी 50 तक, सपोज यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे एन की जगह पे आप कह रहे हो 50 आ जाए, अगर ये कितनी दफा चलेगा, अब ये चलेगा 50 टाइम। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू एन, 50 एन। ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ जी, बिग ओ 50 इंटू एन। 50 एन। लेकिन हम इसमें क्या करते होते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू आती है ना काउंटिंग वाली, जी, जो कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम फिर इग्नोर कर देते हैं। तो अकेला एन आएगा फिर? जी हाँ, अकेला एन आ जाएगा। तो मतलब जो आउटर लूप है हम उसको निगलेक्ट कर देंगे? निगलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसका हमें पता है कि इतनी दफा चलनी है। इनर लूप का हमें नहीं, इनर लूप हम कहते हैं एन टाइम चलनी है। चलना जिसका नहीं पता होगा वो उसको लिखेंगे। लिखना दोनों का ही है। बेसिकली हमारे पास जो है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यही आएगी 50 इंटू एन। जी, ठीक है ना। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेसिकली यही बनेगी, लेकिन फिर हम जो है ये कांस्टेंट बन जाता है। इसका हमें पता ही है कि इसने 50 टाइम्स चलना ही चलना है, 50 मिनट्स लेने ही लेने हैं। ठीक है। जी। इसको हम कर देते हैं इग्नोर, और जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता उसको हम लोग आगे लेके निकल जाते हैं कि उसके ऊपर अब कोई मतलब जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको हम वैसे उसका समझ लेंगे कि ये हमारे पास कांस्टेंट टाइम में जो है वो हमारा काम खत्म हो रहा है। ठीक होगा, मतलब उसका हमें पता होगा। हाँ जी, उसका हमें पता होगा। ठीक ठीक है। हमने कम्प्लेक्सिटी निकाल ली ही उसकी। टाइम कम्प्लेक्सिटी का यही मतलब है ना कि कितने टाइम में हमारा जो है वो काम खत्म हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हमने वही चीज लेके आनी है आगे। ओके सर। हाँ जी, इसका पता चल गया। अगर लूप के अंदर एक और लूप आ जाए तो। ओके। अच्छा, सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिथम होता और int i इक्वल्स टू, जीरो से कर लेते हैं जी, i लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस, और int j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस, और int k equals to 0, k less than equals to n, k plus plus, और यहाँ पे सी आउट yes yes। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो क्या है जी, ये हमारे पास आउटर लूप कितनी दफा चलेगी, n टाइम्स।
ये हमारे पास फिर इसकी बिग गो एन क्यूब हो जाएगी। एक गो एन क्यूब, लूप के अंदर लूप एन के अंदर फिर से एन आ रहा है, उसके अंदर फिर से एन आ रहा है, जी ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बिग गो एन क्यूब। क्यूब। कैसे लिखेंगे जी, हम इसको लिखेंगे बिग गो एन की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा बिग गो एन क्यूब। ठीक हो गया जी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। और हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया जी, और int I equals to 1 I square, I square जो है लेस देन इक्वल्स टू n और I प्लस प्लस। ठीक है, क्या जी, I जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। I लेस देन इक्वल्स टू कितना है, n, और I क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। और यहाँ पे आउट yes सपोज ये देख, अब यहाँ पे क्या है, I कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, और I का स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके है, n। अब I स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू n, अगर हम इसको जो है वो थोड़ा सा दूसरे लफ्जों में देखें, ठीक है ना, अगर हम I स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू n, I स्क्वायर जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू n है। हम I स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू n जो है, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि I क्या है जी, लेस देन इक्वल्स टू n का स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं ऐसे कि I स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, n है। अगर हमारे पास I जो है उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू n हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, I वाली साइड में भी और n वाली साइड में भी। तो क्या बन जाएगा, I जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास I लेस देन इक्वल्स टू n स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारी लूप जो है वो कितनी दफा चलेगी, n स्क्वायर रूट टाइम्स चलेगी। अब इसमें हमारी कंप्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, कंप्लेक्सिटी हमारे पास हो जाएगी बिग को n स्क्वायर। अभी क्लियर है, अगली क्लास। जी सर ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, सपोज उस फंक्शन के अंदर हम इंटीजर टाइप का I, J और K तीन वेरिएबल आ गया जी, और इंट I जो है 1, I लेस देन n, और I कितनी दफा चले,
आई इंक्रीमेंट होता रहे जी। इसी के अंदर और int j equals to 1, j less than I, j में क्या होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे, और int k equals to 1, k less than k हमारे पास जो है इसकी कंडीशन हम चला देते हैं किसी भी कांस्टेंट टाइम के लिहाज से कि k लेस देन इक्वल्स टू 100 कांस्टेंट कर देते हैं, और ये क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सी आउट BSCS, यहाँ पे हम लोग इसको भी इक्वल्स कर देते हैं, इसको भी हम लोग अगर इक्वल्स कर देते हैं। अब ये देखिए जरा इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो गौर करें। आई हमारे पास आउटर लूप कितनी दफा चलेगी, n टाइम्स चलेगी, ठीक है जी। अब j जो है वो 1 से शुरू हो रही है, कितनी दफा चल रही है, ये चल रही है i तक। इसका क्या मतलब हुआ, j जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, i के ऊपर डिपेंड कर रही है। k जो है, k ने कितनी दफा चलना है, 100 टाइम्स चल रहा है, मतलब i j उसकी जो मर्जी वैल्यू होती रहे, k ने कितनी दफा चलना है, k ने 100 टाइम्स चलना ही चलना है। तो ये हमारे पास जो है ये तीन इसके अंदर लूप्स आ गए, i के ऊपर, j के ऊपर और k के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं जी इसमें क्या है, इसमें तीन आइटरेशंस, आउटर लूप जो चलेगी 1 से लेकर n तक, जिसका मतलब है कि उसने एग्जैक्टली n टाइम्स चलना है। ये जो है वो 1 से लेकर n तक और i तक, इसका मतलब है कि वो डिपेंड करेगी i के ऊपर। और k जो है उसने 100 टाइम्स चलना है, जिसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है i से भी और j से, और उसने एग्जैक्टली कितनी दफा चलना है, 100 टाइम्स चलना है। हाँ जी, तो सर इसकी फिर बिग एन स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि 100 निगलेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, वैल्यू मैं करके दिखाता हूँ ना जी। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी, ठीक हो। ये आई आ गया जी, ये आ गया और ये आ गया k। जी आई हमारे पास जब 1 था, ये कितनी दफा चलेगा, ये लेस देन इक्वल्स टू आई, जी 1 टाइम्स। k ने कितनी दफा चलना है, k ने कितने चलना है जी, 100 टाइम्स, ऐसा ही है। जी अब i की वैल्यू हमारे पास हो गई जी 2, ये कितनी दफा चलेगा, 2 टाइम्स। ये कितनी दफा चलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि पहले j इक्वल्स टू 1 हुआ तब k 100 टाइम्स चला, फिर j इक्वल्स टू 2 हुआ फिर k 100 टाइम्स चला, ऐसा ही है। तो और करें जरा, i 1 हुआ, j कितना हो गया, j लेस देन इक्वल्स टू i, मतलब एक दफा ही चलेगा j, ठीक है। k भी एक दफा चल गया 100 टाइम्स, ये भी i, उतनी दफा चलेगा जितनी दफा आई चलेगा। हाँ जी। अब i की वैल्यू होगी 2, j ने कितनी दफा चलना है, 2 टाइम्स, लेकिन k जो है, k ने j के हिसाब से चलना है। पहले j 1 हुआ तो k 100 टाइम्स चल गया, फिर j 2 हुआ फिर k 100 टाइम्स चल गया, ठीक है ना। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब i की वैल्यू जो है वो कितनी होगी जी, 3, k की वैल्यू कितनी हो गई, 3, k कितनी दफा चलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम, ठीक हो गया। अब i की वैल्यू कितनी होगी, 4, j की वैल्यू, j ने कितनी दफा चलना है, 4 दफा चलना है, k कितनी दफा चलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये हमारे पास चलता रहेगा जी, सपोज कहां तक चलेगा, ये चलेगा सपोज n तक,
अगर ये n तक चलेगा i, तो j कितनी दफा चलेगा, क्योंकि ये j डिपेंड कर रहा है i के ऊपर, ये भी चलेगा n तक। तो अब k कितनी दफा चलेगा, k चलेगा जी, पहले क्या था, इतनी वैल्यू थी j की, वो मल्टीप्लाई हो रहा था 100 से, अब j की वैल्यू है n, मल्टीप्लाई होगा 100 से, n मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये कितनी दफा, ये वाली स्टेटमेंट, ये सी आउट वाली स्टेटमेंट जो है, ये कितनी दफा चलेगी, अगर हम आप क्या करना चाहें, टोटल नंबर ऑफ टाइम इसका कैलकुलेट करना चाहें, कितनी दफा चलेगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ टाइम इसका कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 100, या जिस तरह भी है, या अप टू सो ऑन, प्लस n मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया जी। अब इसमें से हम 100 को अगर कॉमन निकाल लें, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन, कहां तक चलेगा जी, ये n तक चलेगा। अब ये बन रहा है हमारे पास मैथमेटिक का एक फार्मूला, मैथमेटिक का फार्मूला क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, 100 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास बन गया जी फार्मूला कि जब हमारे पास ये एक सीरीज जनरेट होती है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n तक, ये क्या बन जाता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या बन जाएगा जी, अब ये 100 इंटू n को n से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई किया, n डिवाइडेड में कितना आ गया जी, 2। यहां तक हमारा क्या काम हो गया जी, 100 को 100 इंटू n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें 100 हमारे पास क्या आ गया जी, कांस्टेंट आ गया, छोड़ दें इसको, अगर हम करना भी चाहें इसको ऐसे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा जी, 100 n स्क्वायर प्लस 100 n डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा हमारे पास। तो क्या है जी, इसमें 100 हमारा क्या आ गया जी, कांस्टेंट, ये 100 भी हमारा क्या आ गया जी, कांस्टेंट आ गया। अब पीछे हमारे पास क्या बन गया जी, n स्क्वायर बच गया, और हमारे पास क्या बच गया, n बच गया। अब इन दोनों में से हमारे पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू कौन सी बन रही है जी, ग्रेटर वैल्यू बन रही है हमारे पास n स्क्वायर की, ठीक है ना, ग्रेटर वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, n स्क्वायर। हम क्या कहेंगे, हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई जी, तो n, तो ये हमारे पास जो है इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक हो गया जी। सर इसमें जो डिवाइड बाय 2 आया, हम उसे भी निगलेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, कांस्टेंट सारी निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सर जी फिर n के साथ भी जो 2 है ना, फिर वो भी तो कांस्टेंट ही है। n के साथ 2 नहीं है, n स्क्वायर है, n को n से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n, अब स्क्वायर लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने n के साथ 2। अच्छा, सिर्फ कांस्टेंट उसकी पावर में ले सकते हैं ओनली, पावर जो है ना वो तो हमने रखनी ही रखनी है ना, अगर हमारे पास किसी भी चीज की पावर आ जाए, पावर को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वैसे भी n स्क्वायर और 2n दोनों में फर्क होता है। इसकी फिर बिग ओ एन स्क्वायर आएगी। हाँ जी, इसकी बिग O n स्क्वायर आएगी।